हेलो क्लास, टुडे वी स्टार्ट कैपेसिटर। कैपेसिटर में हमने लास्ट लेक्चर देखा था स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे मालूम किया जाएगा। किसके अबाउट पढ़ा था? स्फेरिकल कैपेसिटर के अबाउट, जिसका कैपेसिटेंस कैसे निकाला जाएगा इसका डिस्कशन किया था। आज के लेक्चर में उस पर बेस्ड प्रॉब्लम और वो जो वैल्यू निकला था कैपेसिटेंस का, उसको अगर आइसोलेटेड स्क्वायर है तो किस तरीके से ट्रीट करते हैं। लेकिन पहले ध्यान देना है यहाँ पर स्फेरिकल कैपेसिटर पे बेस्ड प्रॉब्लम लेते हैं अपन, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे सबसे पहले एक बार रिकैप देता हूँ कि लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था, ठीक है। मैंने समझाया था कि स्फेयर है और स्फेयर में क्या होता है यहाँ पे कि एक का रेडियस आप कंसीडर कर लो यहाँ पे दो स्फेयर, एक का रेडियस r1, दूसरे का रेडियस क्या कंसीडर कर लो यहाँ पे r2, राइट ना। एक का रेडियस r1, दूसरे का रेडियस क्या होगा यहाँ पे r2। अब क्या होता है यहाँ पे एक को चार्ज जो इनर यहाँ पे स्फेयर है उसको चार्ज दे रहे हो पॉजिटिव क्यू और आउटर को क्या दे रहे हो यहाँ पे नेगेटिव क्यू। तो सॉल्व करके यहाँ पे क्योंकि ये स्फेरिकल कैपेसिटेंस है, क्योंकि ये दोनों स्फेयर अगर देखा जाए ये हॉलो है और ये सॉलिड या हॉलो दोनों हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इनर वाला, लेकिन आउटर वाला जो है वो हॉलो मस्ट है होना, ठीक है। अब ये ध्यान देना यहाँ पे कि ये इनर का जो है जिसका रेडियस r1 है उसको चार्ज क्या दिया था अपन ने प्लस क्यू और आउटर को क्या दिया था यहाँ पे माइनस क्यू। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस का जो वैल्यू निकल के आया था याद हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे r1 इंटू r2। सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे ये आया था वैल्यू कि ये क्या हो जाएगा यहाँ पे r1 इंटू r2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे r2 माइनस r1, राइट ना। देखो यही तो आया था स्फेरिकल कैपेसिटर। क्या होता है यहाँ पे स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का वैल्यू जो होगा वो क्या आएगा C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 r2 डिवाइडेड बाई r2 माइनस r1 वेयर r1 इज द रेडियस ऑफ इनर, अगर देखा जाए रेडियस ऑफ इनर क्या हो जाएगा स्फेयर, और दूसरा क्या होता है यहाँ पे r2 क्या होगा तो r2 इज द रेडियस ऑफ आउटर स्फेयर, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होना मस्ट है। और देख रहे हैं इसी पे बेस्ड प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम अपन ले रहे हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है वो इसी पे बेस्ड है, वो इसी पे बेस्ड है। और क्या है उसको एक बार पढ़ता हूँ फिर समझाता हूँ किस तरीके से उसका सॉल्यूशन निकलता है। देखो द स्ट्रेटोस्फेयर एक्ट एज अ कंडक्टिंग लेयर फॉर अर्थ। स्ट्रेटोस्फेयर आपको पता होगा थोड़ा सा, अगर आपने जियोग्राफी पढ़ रखी होगी तो क्या होता है अर्थ के ऊपर क्या होता है ऐसा लेयर होता है, कई सारे लेयर, आइनोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर ऐसे कई सारे पार्ट होते हैं। दूसरे में से एक क्या होता है यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं द स्ट्रेटोस्फीयर एक्ट एज अ कंडक्टिंग लेयर फॉर अर्थ इफ द स्ट्रेटोस्फीयर एक्सटेंड बियॉन्ड 50 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस देन कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर फॉर्म बिटवीन द स्ट्रेटोस्फीयर एंड अर्थ सरफेस। ये समझो यहाँ पे अगर ये अर्थ है, बच्चे ध्यान देना यहाँ पे, ये क्या होता है यहाँ पे अर्थ है। अब अर्थ के क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि ये अर्थ का सरफेस है तो इसके क्या होगा यहाँ पे अराउंड एक लेयर होगा जिसको आप क्या बोलोगे यहाँ पे, ये क्या होता है यहाँ पे एटमॉस्फेयर का एक लेयर होता है जिसको अपन बोल सकते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। तो ये क्या होता है यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस है ये दे रखा है यहाँ पे 50 किलोमीटर, समझना बच्चे ये कितना दे रखा है यहाँ पे 50 किलोमीटर। हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये जो यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर है इसको क्या बोलोगे यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर। तो ये बोल रहा है एक्ट एज अगर देखा जाए तो यहाँ पे किसके तरीके से एक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे बियॉन्ड 50 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। और क्या बोल रहा है इफ द स्ट्रेटोस्फीयर एक्सटेंड बियॉन्ड 50 किलोमीटर, और उससे पहले यहाँ पे बोला है कि द स्ट्रेटोस्फीयर एक्ट एज अ कंडक्टिंग लेयर, कंडक्टिंग लेयर के तरीके से काम कर रहा है, मतलब आउटर सेल के तरीके से यहाँ पे जो आउटर सेल होता है यहाँ पे कंडक्टिंग स्फीयर का वो उस तरीके से वर्क कर रहा है। तो आप बताओ इस पूरे सिस्टम का कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा। तो हमें सिर्फ रेडियस पता चल जाए इनर और आउटर का r1 और r2 तो क्या वैल्यू फाइंड किया जा सकता है, यस और नो, फाइंड किया जा सकता है ना। तो ध्यान देना यहाँ पे कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे ऐसे मानो यहाँ पे कि ये क्या होता है यहाँ पे अर्थ और ये क्या होता है यहाँ पे उसके अराउंड अगर देखा जाए यहाँ पे तो ये क्या होता है यहाँ पे लेयर है किसका, ये लेयर किसका है यहाँ पे, तो ध्यान देना यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर का। अब यहाँ पे रेडियस की बात कर लेते हैं, मान लो अर्थ का रेडियस क्या होता है यहाँ पे r1 और ये जो बाहर का है बस यहाँ आ रहा है इसके सेंटर, अर्थ के सेंटर से
दूसरा क्या होता है यहाँ पे, ये स्ट्रेटोस्फीयर है उसका आउटर सरफेस, दोनों के बीच का डिस्टेंस इसको R2 मान रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे R2 रेडियस। अब R2 का वैल्यू, R1 का वैल्यू, R1 का वैल्यू हमेशा याद रखना अर्थ का रेडियस, यहाँ पे अर्थ का रेडियस है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे R1 का वैल्यू, और R1 इज इक्वल टू कितना आएगा 6400 किलोमीटर, ऑलरेडी गिवन है, तो इसको कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6400 इंटू 10⁻³ मीटर। इसी तरीके से तो कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 6400 इंटू 10⁻³ मीटर। अब दूसरा क्या होता है यहाँ पे R2 का वैल्यू, बच्चे R2 का वैल्यू ध्यान देना, क्योंकि ये वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दे रखा है यहाँ पे, ये अर्थ का सरफेस है और ये क्या होता है यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर का सरफेस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 50 किलोमीटर। तो कहने का मतलब R1 प्लस 50 ये R2 का बरोबर आएगा कि नहीं, R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा R1 प्लस 50। अब रखोगे वैल्यू यहाँ पे 6400 प्लस 50, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 6450, और ये क्या आता है यहाँ पे किलोमीटर। कहने का मतलब जो आउटर सरफेस है उसका रेडियस कितना हो जाएगा 6450, और इनर सरफेस का क्या हो जाएगा यहाँ पे रेडियस 6400 किलोमीटर। इसको भी मीटर में अगर अपन कन्वर्ट करें तो 6450 इंटू 10⁻³ मीटर, राइट ना। अब R1 और R2 पता चल गया, तो इस सिस्टम का क्या कैपेसिटेंस का वैल्यू मालूम कर सकते हैं क्या, यस। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे कैपेसिटेंस के लिए वापस से जो फॉर्मूला अभी लिखा था, तो C इज इक्वल टू क्या लिखा था 4πε0, और इधर क्या हो जाएगा यहाँ पे R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे R2 माइनस R1, राइट ना। और ये चीज अगर देखा जाए तो यहाँ पे इस चीज को क्या लिख सकते हो, अब देखना एक चीज मैं समझाता हूँ आपको, 1/4πε0 का वैल्यू हमेशा याद रखना 9 इंटू 10⁻⁹ होता है बच्चे। ये क्या होता है यहाँ पे 1/4πε0 का वैल्यू क्या होता है, कूलम्स लॉ पढ़ा है ना, तो डेफिनेटली ये वैल्यू पता होगा आपको। तो क्या यहाँ पे 4πε0 का वैल्यू, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं इसको सॉल्व करते हो 4 का मल्टीप्लाई फिर पाई का वैल्यू रखेंगे, एप्सिलॉन का टाइम वेस्ट होता है, इससे टाइम खराब करने से अच्छा है कि आप इसको क्या होता है डायरेक्टली जो वैल्यू हमें पता है उसी तरीके से सॉल्व कर ले। तो ये इसका वैल्यू अगर देखा जाए तो क्या 1/9 इंटू 10⁻⁹ बना सकते हैं कि नहीं, बना सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पे R1 का वैल्यू पता, R2 का वैल्यू पता, और यहाँ पे 4πε0 का वैल्यू पता, क्या वैल्यू रखे यहाँ पे सॉल्व करके रिजल्ट निकाला जा सकता है क्या, आंसर यस और नो, निकाला जा सकता है ना। अब देखें यहाँ पे किस तरीके से फाइंड किया जाएगा, तो समझना यहाँ पे ये चीज आपने नोट कर लिया हो, ठीक है, तो रफ कर दे रहा है ना। देखें यहाँ पे C इज इक्वल टू, समझना बच्चे, यहाँ पे 4πε0 की जगह पे 1/9 इंटू 10⁻⁹ इन SI यूनिट, ध्यान देना यूनिट मैंने नहीं लिखा है, वैल्यू सिर्फ मैं दे रहा हूँ। तो 1/9 इंटू 10⁻⁹, और इधर R1 इंटू R2, R1 का वैल्यू कितना था तो याद हो तो यहाँ पे 6400 इंटू 10⁻3, और R2 का वैल्यू कितना था बच्चे, तो 6450 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाई, अब R2 के प्लेस पे 645, देखो यहाँ पे, इसके बाद R2 माइनस R1, तो ये क्या हो जाएगा 6450 माइनस क्या होता है यहाँ पे 6400, और ये क्या होता है यहाँ पे ये 10⁻3 दोनों में कॉमन है तो इसको बाहर कर लिया। अब ये चीज क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/9 इंटू 10⁻9, और ये क्या हो जाएगा, इसका अगर देखा जाए तो सब्सट्रैक्शन कितना आएगा, तो इंटू 50 आएगा, चेक कर लेना यहाँ पे दोनों का क्या आएगा, यहाँ पे डिफरेंस 50 आएगा, और इधर ये क्या हो जाता है यहाँ पे, क्या मैं इसे यहाँ पे 64 इंटू 645 और इंटू 10⁻6 लिख सकता हूँ क्या, देखो ध्यान से क्या किया मैंने, 10⁻3 2 जीरो इधर का 1 जीरो इधर का, इन टोटल देखा जाए तो 10⁻⁴ कितना हो जाएगा 6, एक साथ कर लिया। अब क्या करते हो यहाँ पे इसको इससे कैंसिल कर दो, तो कैंसिल करोगे तो ये क्या बचेगा यहाँ पे 64 इंटू 645 डिवाइडेड बाई क्या होता है यहाँ पे 9 इंटू 10⁻⁴ कितना बचेगा 3 और इंटू 50, ठीक है ना। इसको ओवरऑल सॉल्व करके चेक करना आप, ये सॉल्व करके जो रिजल्ट आ रहा है मैं उसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ, रिजल्ट आएगा 0.92 सॉरी
0.092 फैरेड। चेक कर लेना इसको पूरा सॉल्व करके आप, कितना आएगा आंसर यहाँ पे 0.092 फैरेड। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से स्फेरिकल कैपेसिटर पे बेस्ड हमने प्रॉब्लम देखा, इसको जल्दी से नोट करना। इसके बाद फिर स्फेरिकल कैपेसिटर के अबाउट कुछ और बातें, और फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ यहाँ पे कैपेसिटर पे आ जाते हैं अपन। जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट करना है इसे, ठीक है। और ध्यान देना यहाँ पे, साथ साथ ये ध्यान देना कैपेसिटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर अगर अच्छे से समझ में आ जाएगा, आगे है टॉपिक एक, ठीक। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ऐसा होता है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर आपने कॉम्बिनेशन अच्छे से पढ़ रखा है बच्चे, तो हेल्प करता है किसमें, अगर देखा जाए तो कैपेसिटर में, और कैपेसिटर में पढ़ रखा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये एक तरीके से बताऊं, कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और क्वेश्चन आते ही हैं। और कई सारी चीजें होती है कि अभी अच्छे से सीखिए तो करंट वाले टॉपिक में आपको थोड़ा से हेल्प मिलता है। अदरवाइज क्या होता है फिर बहुत ज्यादा देखा जाए, अगर इधर नहीं समझ में आया अच्छे से तो उधर भी प्रॉब्लम उतना ही होता है जितना इधर रहेगा। मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ। ध्यान देना यहाँ पे स्फेरिकल कैपेसिटर के अबाउट ऑफ नेक्स्ट पॉइंट पे एक होता है आइसोलेटेड स्फीयर। आइसोलेटेड स्फीयर याद रखना, इस पर भी बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। आइसोलेटेड स्फीयर कहने का मतलब एक अकेला स्फीयर, और मान लो इसका रेडियस क्या है यहाँ पे r, ठीक है, r1 r है रेडियस, सॉरी यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे r। अब इसका अगर कैपेसिटेंस आपको मालूम करने के लिए बोला जाए कि कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर, कैपेसिटेंस ऑफ बच्चे आइसोलेटेड स्फीयर, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान देना यहाँ पे, क्योंकि रेडियस हमें r पता है, अब दूसरा सरफेस है ही नहीं है, आइसोलेटेड ये अकेला है, तो दूसरे को क्या मान सकते हो, R2 का वैल्यू क्या मान सकते हो यहाँ पे, ध्यान देना यहाँ पे जीरो, सॉरी इनफाइनाइट। R2 का वैल्यू क्या मान सकते हो यहाँ पे इनफाइनाइट। दूसरा स्क्वायर कहीं दूर दूर तक नहीं होगा, तभी तो आप बोलोगे ना कि सिर्फ क्या ये स्क्वायर क्या है आइसोलेटेड है, ये स्क्वायर क्या है आइसोलेटेड। तो ध्यान देना यहाँ पे R2 का वैल्यू क्या मानना होगा यहाँ पे इन्फिनिटी, और यहाँ पे R1 का वैल्यू क्या ले रहे हो यहाँ पे R। अब निकालते हैं कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में ये वैल्यू चेक करते हैं क्या आंसर आता है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे R2 माइनस R1। थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू R2, और इधर क्या होता है यहाँ पे R2 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे R1 माइनस क्या बचेगा यहाँ पे R2, यही तो बचेगा बच्चे। R2 क्या होगा कैंसिल, R2 क्या होगा कैंसिल। अगर R2 कैंसिल होगा तो यहाँ पे कैपेसिटेंस का वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस R1 बाई R2। अब ध्यान देना यहाँ पे R2 का वैल्यू और R1 का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर क्या होता है यहाँ पे R1 के प्लेस पे R आ जाएगा, और इधर क्या होता है यहाँ पे 1 माइनस R डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से किसी चीज को डिवाइड करोगे, हमेशा याद रखना, इन्फिनिटी से किसी भी चीज को डिवाइड करते हो तो उसका वैल्यू कितना आता है 0, और किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हो तो क्या आता है यहाँ पे इनफाइनाइट। बात समझ आ रही है। तो ये हमेशा याद रखना, 1/∞ इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 0। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ये वैल्यू अगर 0 होगा तो डेफिनेटली ये कितना बचेगा यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन, क्योंकि 1 माइनस 0 कितना आएगा 1, तो यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0। इसको सॉल्व करके फाइनल जो आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या होता है यहाँ पे r, राइट ना। तो ये क्या होता है आइसोलेटेड स्फीयर का, ध्यान देना है यहाँ पे कैपेसिटेंस का वैल्यू होता है, आइसोलेटेड स्फीयर की कैपेसिटेंस का ये वैल्यू रहेगा। नोट करने से नेक्स्ट लेक्चर अपन नेक्स्ट टाइप ऑफ यहाँ पे कैपेसिटेंस के बारे में बात करेंगे। यही तक आज का लेक्चर करते हैं, ठीक। नोट करने से